हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की जो मेरी ये वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को अभी भी इतने साल जीएसटी को हो जाने के बाद भी टैली में टैक्स के एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह को पास करने में प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, मेरी जो ये आज की वीडियो है ये उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग एक ही स्टेट में या तो परचेज करते हैं या सेल करते हैं, यानी इंट्रा स्टेट परचेज और सेल करते हैं। दूसरे राज्य से न तो मंगाते हैं न बेचते हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है। आगे बाकी और भी जो केसेस हैं उसके रिगार्डिंग और भी मैं वीडियोस लेकर आऊंगा, लेकिन ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए रिलीवेंट है जिन लोगों का इंट्रा स्टेट परचेज या सेल है। और दूसरी बात, जो लोग रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड हैं, यानी जीएसटी में नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह रजिस्टर्ड है, और जिन लोगों ने क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर रखी है जीएसटी में। ये क्यूआरएमपी स्कीम क्या होती है आप में से कई लोगों को पता होगा, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम टैली में काम करने आ रहे हैं या जिन लोगों को जीएसटी की थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है उन्हें नहीं पता होगा। जीएसटी में ये ऑप्शन होता है कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से नीचे है, चाहे करंट फाइनेंशियल ईयर में या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपकी टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड नहीं की थी, तो आप क्यूआरएमपी स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। ये क्यूआरएमपी स्कीम होती क्या है? तो देखिए, अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि जीएसटी में अगर आपने रजिस्ट्रेशन ले रखा है एज ए नॉर्मल टैक्स पेयर, तो अगर आप यहां पर अभी टर्नओवर की बात नहीं करें तो यहां पर क्या होता है कि जैसे मान कर चलिए ये अभी मंथ चल रहा है नवंबर। इस महीने में जो भी मैंने सेल या परचेज की, इसकी जो मुझे रिटर्न है वो मुझे दिसंबर में फाइल करनी पड़ेगी। यानी एवरी मंथ मुझे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, जिसमें एक जीएसटीआर 1 आएगी जिसमें आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल जाती है, यानी सेल की डिटेल जाती है। और सेकंड आपको जो रिटर्न आएगी वो जीएसटीआर 3 भी आएगी, जिसके अंदर आपकी लाइबिलिटी और जो आपने इनपुट लिया है यानी परचेज किया है और जो सेल किया है उसका जो आपका टैक्स का कंपोनेंट है उसकी डिटेल जाती है। ठीक है, और फिर आपको टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है चालान के थ्रू। लेकिन अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम ले लेते हैं और आपकी टर्नओवर 5 करोड़ या उससे नीचे है, तभी आपको मिलेगी क्यूआरएमपी स्कीम। तो उस केस में क्या है कि आप जो है अपनी रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। यानी 3 महीने आप पूरा काम करेंगे और जैसे 3 महीने पूरे हो जाएंगे उसके बाद जो उसका सब्सिक्वेंट मंथ होगा उसमें जाकर आप अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, जिसमें आपके आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल जाएगी, और आप अपनी जीएसटीआर 3 भी फाइल करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि ये जो ऑप्शन है गवर्नमेंट ने आपके ऊपर छोड़ा है कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ या उससे नीचे है तो आप चाहें तो मंथली रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं, चाहे तो क्वार्टरली भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक कंडीशन है, आपको जो टैक्स की पेमेंट है वो एवरी मंथ करनी होगी। यानी रिटर्न तो आप क्वार्टरली फाइल करेंगे, लेकिन टैक्स की जो पेमेंट है वो आपको हर महीने करनी पड़ेगी। जैसे मानकर चलिए नवंबर महीना है फॉर एग्जांपल, ऐसे क्वार्टर नहीं निकाला जाता है फाइनेंशियल ईयर के केस में। अगर आप बात कीजिएगा तो क्वार्टर ऐसे निकलता है अप्रैल मई जून, इसकी रिटर्न फाइल होगी जुलाई में, जुलाई अगस्त सितंबर इसकी रिटर्न फाइल होगी अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसकी रिटर्न फाइल होगी जनवरी में। इस तरीके से आपकी रिटर्न फाइल होती है। लेकिन अभी मैं नवंबर को मंथ मानकर चल रहा हूं, सपोज कीजिए ये नवंबर महीना है। ठीक है, और यहां पर क्या है कि मैंने जो भी सेल या परचेज की, इसकी जो डिटेल है मैं जनवरी में फाइल करूंगा। ठीक, क्योंकि रिटर्न मैं क्वार्टरली फाइल करूंगा। लेकिन जो पेमेंट है मुझे टैक्स की, ये मुझे दिसंबर में करनी पड़ेगी। तो आप सोचेंगे कि जब रिटर्न मैंने फाइल नहीं की तो फिर मैं पेमेंट कैसे कर दूंगा, और जब मुझे पेमेंट करनी है, सारी कैलकुलेशन करनी ही है, तो फिर मैं रिटर्न ही फाइल नहीं कर दूं। देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन होती है कि आपको क्या करना है। आपने अगर सारा डेटा अपना कंप्लीट कर रखा है नवंबर महीने का, तो आपके पास दिसंबर का जो मंथ है उसमें 25 तारीख तक आपके पास टाइम होता है पेमेंट करने का। यानी 25 दिन आपके पास होते हैं पेमेंट करने के। उतने दिनों के अंदर आपको सारी कंप्यूटेशन कंप्लीट करनी है। यहाँ पर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हैं। आप क्या करेंगे, मानकर चलिए आपको लगता है कि 10,000 टैक्स बन रही है, आप 1,000 ज्यादा पे कर देंगे या 200 कम पे कर देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, या लम सम अमाउंट पे किया जाता है। लेकिन ज्यादा पे करने से क्या होता है कि बाद में कभी कोई दिक्कत नहीं होती इंटरेस्ट वगैरह की। अब आप ये पे कैसे करेंगे? आपको नेक्स्ट मंथ में जाना है और सबसे पहले आपको क्या करना है, 13 या 14 तारीख के आसपास आपकी जीएसटीआर 2 भी रिफ्लेक्ट होने लग जाती है पोर्टल पर। उसको वहां से चेक करना है अपने टैली के डेटा से, यानी जो परचेज की जो भी आपने एंट्रीज पास कर रखी है अपने टैली के अंदर,
चेक करना है कि जो भी टैली के अंदर एंट्रीज आपको रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी जो इनपुट आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, सेम इनपुट आपको 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। अगर सारा एज इट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो पूरा इनपुट आप उसमें माइनस कर देंगे, जो भी आपकी लाइबिलिटी बनी होगी सेल करने के बाद, जो भी आपकी आउटपुट टैक्स बनी होगी, और जो बैलेंस आएगा वो आप पे कर देंगे गवर्नमेंट को। लेकिन अगर मानकर चलिए आपका, सपोज कीजिए कि वहां पर क्या होता है कि आपके पास 10 बिल है टैली के अंदर एंटर, लेकिन 2B में आपके पास 4 बिल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो आपको 4 बिल की ही आईटीसी क्लेम करनी है, 10 बिल की क्लेम नहीं करनी है। क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो आप पेमेंट करेंगे वो आप 2B से पहले अपने डेटा को मैच करेंगे, जितनी उसमें आईटीसी रिफ्लेक्ट होगी उस डेट तक वो ही आप क्लेम कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मानकर चलिए 100 रुपए की आपकी लाइबिलिटी बन रही है, वहां पर आपको 20 रुपए दिख रहा है, तो आप 20 रुपए माइनस करेंगे, 80 रुपए आपकी लाइबिलिटी बनेगी, वो आप गवर्नमेंट को PMT-06 यानी जो चालान है उसके थ्रू आप पे कर देंगे। आपको हर महीने ये काम करना है और क्वार्टरली आपको रिटर्न फाइल करनी है। आप में से कई लोग ये भी पूछेंगे, जिन लोगों को नहीं नॉलेज है, कि अगर मानकर चलिए जो मेरा रिसिपेंट है, जैसे मैं गुड्स सेल करता हूँ, बी जो सेल करता हूँ बिजनेस टू बिजनेस, उस केस में सामने वाले को इनपुट कैसे मिलेगा? क्योंकि आपने कहा कि इनपुट तभी मिलेगा जब रिटर्न रिफ्लेक्ट होगी 2B के अंदर, तो सामने वाला भी तो मुझे बोलेगा कि रिटर्न फाइल करो। अगर मैं क्वार्टरली करूंगा तो सामने वाला मुझसे माल नहीं खरीदेगा, तो उसके लिए IFF फैसिलिटी है आपके लिए, यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है। B2B के केस में आप उसकी इनवॉइस हर महीने अपलोड कर सकते हैं और सामने वाला इनपुट भी क्लेम कर लेगा। अगर आपको करना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर सामने वाले को आपको इनपुट ट्रांसफर करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पर जितनी इनवॉइस आपने वहां फाइल कर दी है उसे फिर से वहां फाइल नहीं करेंगे। तो ये चीजें QRMP स्कीम के अंदर आती है। तो मुझे यहाँ पर आपको QRMP स्कीम नहीं समझानी है, सिर्फ मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दे दी उन लोगों को जो लोग फ्रेशर्स हैं, बिगनर हैं, कि QRMP स्कीम होती क्या है। तो ये जो मेरी वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो लोग GST में नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह रजिस्टर्ड है और जिन लोगों ने QRMP स्कीम ऑप्ट कर रखी है, यानी जो लोग क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं। तो इस केस में वो लोग कैसे टैक्स की एडजस्टमेंट एंट्री टैली में करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन है कि ये जो भी चीजें मैं बताऊंगा, ये यहाँ पर मैं जो एग्जाम्पल लूंगा, मैं ये मानते हुए लूंगा कि आपकी जो परचेज या सेल है आपके स्टेट में ही है, यानी मैं उसी को ध्यान में रखते हुए एंट्रीज बताऊंगा। आगे की सीरीज में हम और भी सारी चीजें सीखेंगे, अदर स्टेट से परचेज करने पर कैसे एंट्रीज करेंगे। लेकिन फिलहाल आज की वीडियो में अगर आपका इंट्रा स्टेट परचेज या सेल है तो उस केस में आप एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे ये सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि इसके लिए कौन कौन सी एंट्रीज करनी है, कैसे हमें टैक्स की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर लेजर्स चेक करने कि कौन कौन से लेजर्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो भी मैं काम कर रहा हूँ, मैं टैली प्राइम में काम कर रहा हूँ। तो आप जब लेजर्स फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो आपको गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए क्रिएट में जाना होगा। मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, जो भी इसके लिए रिक्वायर्ड है लेजर्स मैंने बना रखे हैं। मैं अल्टर में जा रहा हूँ और आपको लेजर्स में जाकर दिखा रहा हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर जो मैं बताऊंगा मैं कॉमन लेजर का यूज करके बताऊंगा, यानी परचेज के लिए इनपुट CGST और सेल के लिए आउटपुट CGST, इस तरीके के लेजर का यूज नहीं करूंगा आज की वीडियो में। आज की वीडियो को सिंपल बनाने के लिए मैंने सारे कॉमन लेजर्स ही यूज किए हैं और इस बात को भी ध्यान रखा है कि आप एडजस्टमेंट एंट्री अच्छे से कर लें। तो CGST का मैंने कॉमन लेजर बना दिया, इसी लेजर को मैं परचेज सेल दोनों के लिए यूज करूंगा। यहाँ पर मैंने CGST रखा, कोई GST रेट वगैरह भी डिफाइन नहीं किया है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी में आपकी GST और टैक्स टाइप में CGST, सेम इसी तरीके से हमारा SGST भी रहेगा। ठीक है, रिफ्लेक्टर आपको स्क्रीन पर कैसे बनाया है। राउंडिंग ऑफ, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारी चीजें आती होंगी, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसके अलावा जो पार्टी जिससे मैं माल परचेज करूंगा, जो हमारा क्रेडिटर होगा, उसका लेजर बनाया है। इसके अलावा ये लेजर मैंने बनाया है, GST इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आप सोच रहे होंगे कैश लेजर का जो ये लेजर मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि जब भी हम हर महीने जाकर गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करेंगे, ये हमारा कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होगा। जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तब ये वहां पर एडजस्ट होता है। तो यहाँ पर बहुत से लोग कॉमन लेजर यूज करते हैं, GST इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बनाते हैं, यहाँ पर CGST SGST डिफाइन नहीं करते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि आपको ये नहीं पता चलता है। जब आप GST पोर्टल पे चेक करते हैं वहां पर अलग अलग दिखाया जाता है कि CGST में इतना बैलेंस है, SGST में इतना बैलेंस है कैश लेजर में।
आप एक साथ रखते हैं आपको पता नहीं चल पाता, इसीलिए आप अलग अलग लेजर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए। तो जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर एसजीएसटी, उसी तरीके से जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर सीजीएसटी अंडर करंट एसेट। बेसिकली अभी इतना समझने के लिए हमारे पास यही लेजर की रिक्वायरमेंट है। आइए सबसे पहले हम जो एंट्रीज करेंगे वो करेंगे परचेज की। यहां पर मैं एक परचेज की एंट्री करूंगा, एक सेल की। सिर्फ आपको समझाना है कि एडजस्टमेंट एंट्री होती कैसे है। मानकर चलिए मैं 1/11 को एंट्री पास कर रहा हूं। यहाँ पर परचेज का लेजर बना लेंगे, वो मैं भूल गया था। अंडर परचेज अकाउंट ये नॉट एप्लीकेबल, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा एज पर कंपनी ग्रुप, ये ऐसे ही रहेगा। कॉमन लेजर अगर बनाएंगे तो इस तरीके से ही बनाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आइटम बना लेंगे, मान लीजिए जीन्स बना रहा हूँ। यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल हेयर, मान लीजिए कुछ भी मैं डाल देता हूँ HSN कोड। यहाँ पर भी वही, यहाँ पर नियम से मुझे वो लेना चाहिए पीछे, यहाँ पर मुझे लेना चाहिए गारमेंट्स के केस में स्पेसिफाई स्लैब रेट करके ये होता है, यही ले लेते हैं चलिए। ठीक है, ये हो गया। 10 पीस मैंने परचेज किया 100 रुपए के रेट से। सिंपल एंट्री बनाऊंगा ताकि समझ में जल्दी से आए। ये हो गया, सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दिया, खुद से कैलकुलेट हो गई। अब हम एक सेल की एंट्री पास करेंगे। सेल की जो एंट्री है वो हम B2B भी कर सकते हैं, B2C भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी फिलहाल B2C करूंगा, आप B2B भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स के एडजस्टमेंट एंट्री करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर सेल की लेजर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर जीन्स को बेचते हैं, सेम डेट कोई फॉर एग्जांपल हम बेचते हैं, 5 पीस बेचते हैं और 200 रुपए के रेट से बेचते हैं, ठीक है, विथ जीएसटी। ये हो गया हमारा, राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं। एंट्री कंप्लीट। अब आइए हम आ जाते हैं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में, जीएसटी रिपोर्ट्स में और GSTR 1 में। यहाँ पर जब हम पीरियड डालेंगे 1/11, मेरी ये एजुकेशनल टैली इसीलिए मैं 30 तारीख नहीं डाल सकता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना है, जब भी आप इस तरीके का काम करेंगे तो सबसे पहले आपको चेक करना है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन जो है वो 0 रहना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। और आपको जो मैंने एंट्रीज की थी वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है B2C में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बैलेंस शीट में, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, हर महीने की जो भी आपकी एंट्रीज है सारी अच्छे से पास कर लेनी है। परचेज की, सेल की, सब अच्छे से आप कर लेंगे। टैक्सेस के लेजर वगैरह परफेक्टली सेलेक्ट कर लेंगे। और सबसे पहले आप GSTR 1 में जाकर जो भी अनसर्टेन ट्रांजेक्शन है उसे वहां से हटा देंगे, जो भी प्रॉब्लम्स या एरर्स होंगे उसे हटाएंगे। उसी तरीके से 3B से, GSTR 2 से, जहां पर भी जो आपको अनसर्टेन ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट हो सबको आप हटाएंगे। उसके बाद आएंगे आप बैलेंस शीट में। अब आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि आपकी टैक्स की लाइबिलिटी कितनी बनती है। और ये याद रखिएगा, हर महीने जब भी आप टैक्स देंगे उस वक्त आपको एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करनी है। करने को कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा ये रहता है कि आप जब रिटर्न फाइल करें तो फाइनलाइज करके एक बार में आप एडजस्टमेंट एंट्री करें। अगर आपकी QRMP स्कीम है, क्योंकि मैं ये वीडियो उसी के लिए बना रहा हूँ, तो आपको कब एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, आपको हर जब क्वार्टरली करनी है, जब आप अपनी रिटर्न फाइल कर लें। तो देखिए, कॉमन लेजर लेने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है एडजस्टमेंट एंट्री को करने में। क्योंकि देखिए यहाँ पर, क्योंकि आपने इनपुट और आउटपुट के अलग अलग लेजर्स लिए नहीं है, आपने कॉमन लेजर लिया है, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक उसे एडजस्ट कर लेता है। जैसे आप अंदर जाएंगे तो 25 रुपए का आपका दिख रहा है इनपुट, 23 रुपए का आपका क्या दिख रहा है, आउटपुट। तो आपकी अभी लाइबिलिटी बनी नहीं है, आपका ऑलरेडी इनपुट पड़ा हुआ है। डेबिट साइड रिफ्लेक्ट हो तो क्या है इसका मतलब कि आपका इनपुट पड़ा हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसे बढ़ा देते हैं, 10 पीस कर देते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बैलेंस शीट में।
अब आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा क्रेडिट साइड, यानी हमारी 22 रुपये 62 पैसे की लाइबिलिटी बन रही है। ये जब आप अंदर जाएंगे तो आपको रिफ्लेक्ट होगा। टैक्स आपकी बनी थी 47 रुपये 62 पैसे। क्रेडिट साइड जो है वो टैक्स की है लाइबिलिटी, और डेबिट साइड इनपुट दिखाई देता है। उसमें माइनस होने के बाद अगर मानकर चलिए, आप सपोज कीजिए कि आप जाते हैं पोर्टल पर, आपको ये इनवॉइस रिफ्लेक्ट होती है जीएसटीआर 2B में, तो आप क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है 22 रुपये 62 पैसे, राउंड फिगर करके 23 रुपये आपको क्या करने हैं, गवर्नमेंट को जमा करने हैं। तो किस में जमा करने हैं, हर महीने के जब आप जमा करने जाएंगे तो वो कहाँ जमा होगा, जीएसटी पोर्टल पे जाके चालान के थ्रू जमा करेंगे तो वो कैश लेजर में जाएगा। आपको वाउचर में आना है, पेमेंट में आना है, पेमेंट वाउचर में, और जिस भी डेट को आप इसकी एंट्री कर रहे हैं, मानकर चलिए आप 1 दिसंबर को ही जाकर टैक्स जमा कर देते हैं, आपके पास 25 दिसंबर तक का टाइम होगा, लेकिन मानकर चलिए आप 1 दिसंबर को ही सारी कैलकुलेशन करके जमा कर देते हैं। आप यहाँ पर बैंक का लेजर लेंगे, क्योंकि मोस्टली आप बैंक के थ्रू ही करेंगे। अभी मैंने डिटेल्स फिल नहीं किए बैंक के लेजर में, मैंने इसी तरीके से सिंपल बनाया है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का जो सीजीएसटी और एसजीएसटी का है, उसे आपको यहाँ पर फिल करना होगा। वहाँ पर 23 रुपये आपको इसमें आपने डाले, और जीएसटी का जो एसजीएसटी है इसमें आपने 23 रुपये डाले। ठीक, ये मेरा जो बैंक है ये नेगेटिव इसलिए दिख रहा है क्योंकि मेरा इसके अंदर बैलेंस नहीं है। ठीक है, आपको इस तरीके से एंट्री करनी है, और यहाँ पर जो भी आप चाहें नरेशन टाइप कर सकते हैं। अब देखिए, इससे क्या होगा कि आपका पोर्टल से एज इट मैच होगा। अगर आपका वहां पर 23 रुपये दिख रहा है सीजीएसटी में, तो आपका यहाँ पर भी 23 दिखेगा। एसजीएसटी में 23 दिख रहा है तो यहाँ पर भी आपको 23 रुपये दिखेगा। बहुत से लोग कॉमन लेजर यूज करते हैं इसके लिए, उससे बेटर ये रहता है। ठीक है, अब आप देखिए, आप जब बैलेंस शीट में आएंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर आएंगे तो आपको क्या दिखेगा, अभी भी दिख रहा है कि टैक्स देनी है, क्योंकि आपको इस लेजर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपने वहां पर कैश लेजर में उतना पैसा जमा कर दिया। अब आपका इसी तरीके से मान कर चलिए, फिर दिसंबर में आप सेल कर रहे हैं, या इसमें आप परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप दिसंबर में फिर से परचेज कर रहे हैं उसी पार्टी से, जीन्स परचेज किया आपने, फिर 10 पीस ली, और आपने फिर सेल की। आप B2B सेल कीजिए, B2C कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे एंट्री में कोई फर्क नहीं आने वाला है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। जीन्स इस बार बेची आपने 10 पीस, 230 रुपए के रेट से। ठीक है, अब आप गए, पहले तो आप अपना GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 भी चेक कर लेंगे। टैली के अंदर सारी चीज़ें अच्छे से देख लेंगे, कोई भी मिसमैच या एरर नहीं होना चाहिए। उसके बाद पोर्टल पे सबसे पहले जाकर आपको GSTR 2 भी चेक करनी है। उसमें देखना है कि सप्लायर ने जो आपको इनवॉइस दी है, जो माल दिया है, उसने वहाँ रिटर्न फाइल की है या नहीं। अगर कर दी है तो आप इनपुट माइनस कर देंगे, अगर सामने वाले ने नहीं की है तो आपको जो आपकी लाइबिलिटी है पूरी पे करनी पड़ेगी। बाद में जब आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पर आपकी वो कैश लेजर में या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में रिफ्लेक्ट होती रहेगी। ठीक है, लेकिन आपको पे करनी पड़ेगी। बहुत से लोग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लॉ कहता है, जो लॉ आपको बोल रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको अपने मन से नहीं बता रहा हूँ कि आप ये गलत कर लीजिए। लॉ कहता है कि अगर आपने GSTR 2B में चेक किया और आपके सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो जो भी आपकी लाइबिलिटी आपकी बन रही है वो आप पे कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके होते हैं QRMP में, एक होता है 35% का फिक्स्ड रेट, एक होता है सेल्फ असेसमेंट। तो मोस्टली लोग सेल्फ असेसमेंट के थ्रू ही करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, उस महीने की तो आपने कर दी थी, यहाँ पर ऊपर दिख रहा है 22 रुपये 62 थे, तो आपने 23 रुपये कर दिया राउंड फिगर करके। ठीक है, क्योंकि 50 पैसे से जब ज़्यादा होता है तो आप ज़्यादा जमा करते हैं 1 रुपये तक, और जब कम होता है तो 1 रुपये तक कम जमा करते हैं। यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी बन रही है 54 रुपये 76 पैसे की। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने फिर सेल की है 10 पीस और 230 रुपये के रेट से की है। लेकिन जब मैं GSTR 2B में चेक करने गया तो इस बार मेरे इस सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं की थी, और 2B में मुझे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। रिटर्न तो फाइल करेगा ये, लेकिन उस डेट तक नहीं की थी ताकि ये 2B में रिफ्लेक्ट हो। ठीक है,
तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये पूरी टैक्स पेमेंट करनी है, यानी 55 रुपये मुझे पे करने हैं। फिर मैं गया, देखिए जो दिक्कत आती है ऑलमोस्ट मैं उसके हिसाब से आपको बताऊं। मैं यहाँ पर इनवॉइस एक ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। पूरी कैलकुलेशन करूंगा तो हो सकता है मैं भी कहीं पर कंफ्यूज हो जाऊं वीडियो बनाने के दौरान। लेकिन जब आप करेंगे तो आपके पास कई सारी इनवॉइस हो सकती है और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन इसीलिए मैंने ये सिंपल सी वीडियो बनाई है। एक ही स्टेट से परचेस, एक ही स्टेट में सेल, उसके हिसाब से बनाई है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, HDFC, और 1 जनवरी को मानकर चलिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मंथ एंड होगा उसके बाद ही मैं पेमेंट करूंगा। 55 रुपये, ये मैंने पे कर दिया, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, इस तरीके से आप चूज करके भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपका तब होगा जब आप रिवर्स चार्ज वगैरह में कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं, उस केस में। नॉर्मली आप इसी तरीके से सिंपल करेंगे, कोई ऑटोफिल वगैरह यूज नहीं करेंगे। जैसे ऑटोफिल होता है ना, स्टेट पेमेंट, GST, ये सारी चीजें नहीं यूज करेंगे, ठीक है। नॉर्मल पेमेंट करेंगे। ये उन लोगों के केस में होता है जो फाइनलाइज कर रहे हैं अकाउंट्स, यानी क्वार्टरली रिटर्न फाइल करें, उस टाइम पर जो टैक्स की पेमेंट करें वहां पर यूज करेंगे, या जो लोग मंथली फाइल करें उनके लिए। आप जब कैश लेजर में पैसे डाल रहे हैं तो वहां पर इसका यूज नहीं करना है। अब मानकर चलिए मैं फिर सपोज कीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, मेरा क्वार्टर एंड हो गया। नवंबर का मैंने कर लिया, दिसंबर का कर लिया। तो क्योंकि मैंने बताया था जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये एक क्वार्टर होता है। अब जनवरी में मुझे रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई। मुझसे गलती क्या हो गई, वीडियो बनाने के दौरान, यहाँ पर मुझे जो एग्जाम्पल लेना चाहिए था, यहाँ पर मैं सारी डेट्स को चेंज कर रहा हूँ। डे बुक में आकर मैं सारी डेट्स को चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं 1/1/10 से ले रहा हूँ। यहाँ पर मुझे इसे अक्टूबर कर देना होगा, ठीक है। ये मैंने नवंबर गलत किया, क्योंकि मैं उस हिसाब से सही से आपको एग्जाम्पल नहीं समझा पाऊंगा। ये मैं इसे भी यहाँ से 1/10 कर रहा हूँ। उसके बाद इसे भी मैं यहाँ पर 1/10 कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इसे भी, ये तो 1/10 हो ही गया, ये भी 1/10 हो गया। ये मैं 1/11 कर रहा हूँ, टैक्सी पेमेंट में नवंबर में कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर ये जो मेरा है इसे मैं 1/11 कर रहा हूँ। और इसके बाद फिर मैं इसे 1/11 कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो ये जो डेट है मैंने पीछे क्यों की, क्योंकि अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, दिसंबर की भी मैं एक एंट्री करूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, क्योंकि देखिए जो लास्ट आपका मंथ होता है क्वार्टर का, उसकी जो पेमेंट है वो आपको नहीं करनी होती है। क्योंकि आप जब जनवरी आ जाएगा तो उस समय तो आप रिटर्न फाइल करेंगे 3B या GSTR 1, तो वहां पर आपको फाइनलाइज टैक्स जमा करना होता है रिटर्न फाइल करने के बाद, अगर बनता है तो। अगर नहीं बनता है तो नहीं करना पड़ेगा। अब मैं दिसंबर की भी एंट्री करूंगा, परचेज की और सेल की, और मैं जनवरी में जाकर फाइनलाइज करूंगा। यानी जो मंथ बचेगा क्वार्टर का, लास्ट मंथ, उसकी जो है वो आपको GST इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में टैक्स की पेमेंट नहीं करनी होती है, क्योंकि वहां पर आप रिटर्न फाइल करते हैं। अब दिसंबर महीने में मानकर चलिए मैंने सेल नहीं की, सिर्फ मैंने क्या किया, परचेज किया या सेल कर दी। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर एक दिक्कत आएगी, क्योंकि मैंने जितना परचेज किया था उतना तो सेल कर दिया, तो नेगेटिव हो जाएगा स्टॉक। तो यहाँ पर मान के चलिए मैं परचेज भी कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने 20 पीस परचेज किया 100 रुपये के रेट से, और मैंने सेल किया 1 दिसंबर को ही जीन्स 5 पीस, ठीक है, 200 रुपये के रेट से। अब आ जाइए बैलेंस शीट। यहाँ पर देखिए नवंबर में मैंने क्या, अक्टूबर में मैंने क्या किया था, मैंने जो परचेज सेल की वहां पर मेरी पार्टी ने रिटर्न फाइल कर दी थी। उसके बाद मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा था रिटर्न फाइल करने के बाद भी कि मेरी लाइबिलिटी बन रही है 22 रुपये 62 पैसे की, तो मैंने 23 रुपये जमा कर दिया इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में।
सेकेंड केस में क्या हुआ, नवंबर में मेरा क्या हुआ कि मेरे सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं की थी। अब रिटर्न फाइल नहीं की थी तो जो भी मेरी लाइबिलिटी बन रही थी 54 रुपये 76 पैसा, तो उसके बिहाफ पे मैंने 55 रुपये जमा कर दिए। ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस है वहां पर 52 रुपये 38 पैसे क्यों आ रहे हैं। वो आपकी कैलकुलेशन से फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऊपर से कैलकुलेट करता है आपको, क्योंकि अक्टूबर से कैलकुलेट करते हुए आ रहा है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपको उसे फॉलो नहीं करना है, क्रेडिट साइड जो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है फाइनलाइज होके वो आपको पे करना है। ठीक। अब आइए दिसंबर में। दिसंबर में मेरी जो है, मैंने इससे जो परचेज किया 20 पीस परचेज किया है, और यहाँ पर मेरी इनपुट है 50 रुपए की। और मैंने देखा जनवरी में, क्योंकि मुझे फाइनलाइज करनी है, रिटर्न फाइल ही करनी है, वहां पर मेरी जितनी भी इनवॉइस थी पार्टी की, अगर मैं एग्जांपल लूं कि सबकी रिटर्न उसने फाइल कर दी जनवरी में, जो मैं टू बी चेक करूंगा 13-14 तारीख को, वहां तक मेरी जितनी भी रिटर्न थी पार्टी की, सप्लायर की, अक्टूबर की, नवंबर की, दिसंबर की, सारी अगर फाइल हो चुकी है, तो उस केस में मैं सबका इनपुट क्लेम कर सकता हूँ जीएसटीआर 3B में। और जो मैंने टैक्स की पेमेंट की है वो भी अब एडजस्ट कर सकता हूँ। और जो अब दिसंबर की अगर मेरी लाइबिलिटी बनेगी तो मैं पे करूंगा, नहीं बनेगी तो नहीं करूंगा। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पर चेक कीजिए कि जो मेरी लाइबिलिटी बन रही है, अब क्योंकि मैं इस रिटर्न को फाइनलाइज करने वाला हूँ, यानी रिटर्न फाइल करने वाला हूँ, तो यहाँ पर जो लाइबिलिटी बन रही है वो मैं क्लोजिंग बैलेंस की चेक करूंगा। क्लोजिंग बैलेंस की मेरी लाइबिलिटी क्या बन रही है। अगर आप हर क्वार्टर में रिटर्न फाइल करने के बाद एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो आप इसे चेक करेंगे, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस को, क्योंकि आप उसे अगर एडजस्ट कर लेते हैं तो फिर आपका सारा चीज ओके चलेगा। तो यहाँ पर आपकी जो नीचे लाइबिलिटी बन रही है वो 26 रुपये 19 पैसे की बन रही है। यानी अगर आपके सप्लायर ने अच्छे से रिटर्न फाइल कर दी है, 2B में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो आपकी 26 रुपये 19 पैसे की लाइबिलिटी बन रही है CGST की, 26 रुपये 19 पैसे की SGST की बन रही है, ये आपको बाहर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है। लेकिन आपने पे कितना कर दिया है करंट एसेट में, आपने यहाँ पर 78 रुपये पे कर दिए। तो जब आप रिटर्न फाइल कर लेंगे तो वहां पर आपने एक्सेस पे किया हुआ है, तो आप उसे एडजस्ट कैसे करेंगे ये भी चेक कर लीजिए। जो रेस्ट अमाउंट रहेगा वो वहां पर रह जाएगा। यहाँ पर आपको 26 रुपए जो है वही आपको गवर्नमेंट को पे करने रहेंगे, क्योंकि 19 पैसा आपका रिमूव हो जाएगा। जर्नल वॉचर में जाएंगे, जिस भी डेट को आप मानकर चलिए जनवरी में जिस भी डेट को आप वो कर रहे हैं अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उस डेट को आप ये काम कर सकते हैं, या 31 दिसंबर को आप पूरी एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्योंकि ये कॉमन लेजर है तो इसमें मैं 31 दिसंबर सजेस्ट नहीं करूंगा। इस केस में मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जिस डेट को आप पेमेंट करें उस डेट को आप कर लें। ठीक है। तो मानकर चलिए 2/1 को ही मैं सारा काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरी ये एजुकेशनल टैली है इसलिए मैं दूसरी डेट ले नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे क्या है, CGST 26 रुपये डेबिट करनी है, और SGST 26 रुपये मुझे डेबिट करनी है। और जो मेरी GST का बचा है इलेक्ट्रॉनिक कैश, ये सॉरी कैश लेजर में जो CGST है, यहाँ से मुझे 26 रुपये हटाना होगा, 26 रुपये डालना होगा, और इसमें मुझे SGST में भी मुझे 26 रुपये डालना होगा। और यहाँ पर मैं नरेशन चाहूँ तो टाइप कर सकता हूँ। अब देखिए बैलेंस शीट में जब हम आएंगे, करेंट एसेट, यहाँ पर देखिए सॉरी 52 रुपये रिफ्लेक्ट हो रहा है, यही आपका पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है। और यहाँ पर 38 पैसे आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये जो 19 पैसा है पोर्टल तो हटा देगा, तो आप तो एडजस्ट कर नहीं पाएंगे, तो आपको इसे क्या करना है, इसे राउंड ऑफ करके हटा देना है, ताकि आपका वो क्लियर हो जाए। आपको इसे जिस डेट को आप पेमेंट करेंगे, मानकर चलिए जैसे मैंने 2/1 बोला, यहाँ पर आपको क्या करना है, वो क्रेडिट साइड रिफ्लेक्ट हो रहा था, जो अमाउंट है 19 पैसा वो क्रेडिट साइड रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो उसको आपको डेबिट करना है, तभी आपका हटेगा। 19 पैसा कर देंगे, फिर डेबिट में SGST में 19 पैसा कर देंगे, फिर यहाँ पर राउंडिंग ऑफ कर देंगे, और यहाँ पर लिख सकते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री है, इस तरीके से लिखकर आप इसे कर सकते हैं। ये आपका हो गया। यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस नील हो गई, करेंट एसेट में आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर मैं अगर एक एग्जाम्पल लूँ, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं इस एंट्री को डिलीट करता हूँ, जो भी मैंने एंट्रीज की है इसे मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आने के बाद। जैसे कि मैंने बोला मेरे सप्लायर ने सारी रिटर्न फाइल कर दी जनवरी में,
तो ये कंडीशन होगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो अक्टूबर में मैंने परचेज किया था उसकी तो मुझे नवंबर में रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो मैंने उस हिसाब से जो अमाउंट है कम करके टैक्स पे कर दिया, अपनी लाइबिलिटी में इनपुट घटा दिया। नवंबर में मैंने बोला था कि उसने रिटर्न फाइल नहीं की, इसीलिए मैंने जो लाइबिलिटी बन रही थी पूरी लाइबिलिटी पे कर दी। अब जो दिसंबर है उसमें भी मैंने जो परचेज किया उसने अभी जनवरी तक ना तो दिसंबर की फाइल की ना नवंबर की फाइल की, मुझे टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं हुई। और अगर मैं लॉ के हिसाब से परफेक्टली चलता हूँ तो उस हिसाब से मुझे टैक्स की पेमेंट करनी पड़ेगी, जो मेरी लाइबिलिटी बन रही है। आने वाले मंथ में जो नेक्स्ट मंथ होगा या नेक्स्ट क्वार्टर होगा उसमें मैं अगर वो मेरा सप्लायर फाइल कर देता है अपनी रिटर्न तो फिर मैं उसे क्लेम कर सकता हूँ। तो ये आपको क्या करना होता है, जब आप GSTR 2 वगैरह जो आपका रहता है टैली के अंदर उसका प्रिंट निकालना होता है। देखिए बहुत से लोग ये सारा काम एक्सेल वगैरह में करते हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आपका छोटा मोटा बिजनेस है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप रिटर्न वगैरह फाइल करें तो आप सेल्स रजिस्टर को पूरा प्रिंट करके रखें, परचेज रजिस्टर को प्रिंट करके रखें, GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3 भी जो टैली के अंदर है सबको प्रिंट करके रखें। और इसमें क्या है कि जब भी जो सप्लायर फाइल नहीं करता है रिटर्न तो वहां पर वो मार्किंग दे दें कि इसका मुझे नेक्स्ट क्वार्टर में क्लेम करना है। अगर सामने वाले ने फाइल कर दिया तो इसकी ITC मुझे नेक्स्ट क्वार्टर में क्लेम करनी है। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होगा आपके लिए अकाउंट्स करना। आप चलिए उस बात को मैं छोड़ देता हूँ, अब आ जाते हैं हम इस मेन टॉपिक पे कि अगर मानकर चलिए मेरे सप्लायर ने नवंबर और दिसंबर की रिटर्न फाइल नहीं की तो मुझे कितनी टैक्स पे करनी पड़ेगी। तो देखिए पहले केस में मुझे 22 रुपये 62 पैसे पे करनी पड़ रही थी क्योंकि सामने वाले ने फाइल कर दी थी। दूसरे केस में मुझे पे करनी पड़ी है नवंबर में 54 रुपये 76 पैसे। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 22.62 प्लस 54.76 प्लस दिसंबर में मुझे 23 रुपये 81 पैसे पे करने पड़ेंगे। 101 रुपया 19 पैसा मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है, कितना पे करना पड़ेगा? 101 रुपये 19 पैसा, जिसमें मैंने 23 रुपये ऑलरेडी पे कर दिए हैं। तो 78 रुपये 19 पैसे मुझे और पे करने पड़ेंगे। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ये देख लेते हैं, 101 रुपये 19 पैसा है ना, इसमें मैंने पे कितना किया है ये मैं देख लेता हूँ। मैं यहाँ नहीं घटाता हूँ, मैं सीधे बाहर चले जाता हूँ और यहाँ चेक कर लेता हूँ मैंने पे कितना किया। मैंने 78 रुपये पे किया है। 101 रुपया 19 पैसा करना था, मैंने 78 रुपये पे किया। मुझे 23 रुपये और पे करनी है, 19 पैसे को हटा देते, 23 रुपये और पे करने हैं अगर मेरे सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं की तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि चालान के थ्रू करूंगा तो सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा 2 जनवरी को। मान लीजिए बैंक लिया मैंने, GST यहाँ पर भी 23 रुपये, ठीक है, ये एंट्री मैंने कर ली। 101 रुपया मैंने पे कर दिया, पेमेंट हो गई। अब जर्नल एंट्रीज करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, CGST CGST 101 रुपया और SGST 101 रुपया और आपका होगा GST इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होगा 101 रुपया, SGST 101 रुपया। क्योंकि जब हम पोर्टल पे जाएंगे तो हम तो पूरा उस पे उसको पे कर देंगे, जो भी हमने पे किया हम उससे जब GST 3 भी फाइल करेंगे तो वहाँ पर वो हमारा एडजस्ट हो जाएगा, यानी हमारा कैश लेजर रिमूव हो जाएगा। तो देखिए करंट एसेट से हमारा कैश लेजर रिमूव हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, अकाउंट्स में ऐसा नहीं कि जो मैंने बता दिया उस हिसाब से ही करना है। सिचुएशन जैसे जैसे बदलेगी आपको उस हिसाब से एंट्रीज को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो दो सिचुएशंस आ सकती थी मैंने उसके हिसाब से एंट्रीज बता दी। अब आपको रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कि 74 रुपये 81 पैसा मेरा डेबिट साइड रिफ्लेक्ट हो रहा है CGST और SGST, यानी कि ये मेरा इनपुट खड़ा है। इनपुट खड़ा है का मतलब कि जो मेरा सप्लायर है जिसने रिटर्न नहीं फाइल की उसका खड़ा है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर मेरा 74 रुपये 81 पैसा कैसे होगा, एक में तो इसने 25 रुपए तो फाइल कर दिए थे, यानी इसने रिटर्न फाइल की थी तो मैंने 25 रुपये क्लेम कर लिया था। नवंबर और दिसंबर का बचा था तो यहाँ पर 75 रुपया होना चाहिए, यहाँ पर मुझे 74 रुपये 81 पैसा दिख रहा है, 19 पैसा कम दिख रहा है। 19 पैसा हम इसमें बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है,
CGST 19 पैसा, SGST 19 पैसा, राउंडिंग ऑफ। अब आपका अकाउंट्स उसी तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं जो दिखना चाहिए। ये सारी अगर एडजस्टमेंट एंट्रीज आप करके रहेंगे तो आपकी ड्यूटीज एंड टैक्सेस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, टैक्सेस को लेकर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो इनपुट क्लेम करने में कई बार आपसे मिस्टेक हो जाती है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है कभी नहीं आएगी। बस कंडीशन ये है कि एवरी क्वार्टर आपको ये काम करना होगा। और दूसरा, जितनी भी प्रिंट्स है मैंने जो बताई, GSTR 1, GSTR 2B, GSTR 3B, GSTR 2B नहीं 2 और GSTR 3B, और सेल्स रजिस्टर, परचेस रजिस्टर, ये सारी चीज़ें आपको प्रिंट करके रखनी पड़ेगी। जिसने फाइल नहीं किया रिटर्न, उसे आपको वहाँ पर मार्क करना पड़ेगा। उसके अलावा आपने आपका उस डेट को जब आपने रिटर्न फाइल किया, कितना कैश लेजर बचा है, कितना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बचा है, कैसे कैसे एडजस्टमेंट किया आपने, वो सारी चीज़ें आपको पीछे में नोट करके रखनी पड़ेगी, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उस सिर्फ डॉक्यूमेंट को देखकर सारी चीज़ें समझ सकते हैं, और फिर एंट्रीज करने में भी आपको आसानी होगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आने वाले समय में मैं और भी जो सिचुएशंस है इंटर स्टेट परचेज वगैरह, उसके हिसाब से भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, उस केस में आपको एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करनी है। तो फिलहाल तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।